बंधुओं नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नई चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं और इस चर्चा का विषय है कि कोर्ट्स एंड रिट्स इन इंडिया। तो सर्वप्रथम इस चर्चा के जो विषय वस्तु होगी उसके बारे में मैं आपका परिचय करा दूं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और आप सबके समक्ष मैं इसी प्रकार सामाजिक और विधिक संदर्भों के विषय लेकर के उपस्थित होता रहूं। अब मैं चर्चा के मूल विषय पर आता हूं, जिसका मैंने वर्णन किया कि वह है न्यायालय यानी कोर्ट्स एंड रिट्स इन इंडिया। भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की याचिकाएं। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष में संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता के पश्चात जिस प्रकार के न्यायालय विद्यमान हैं या कार्यशील हैं, उनका हम वर्गीकरण करें तो हम ये पाते हैं कि भारतवर्ष में जो न्यायालय हैं वह त्रिस्तरीय है। और त्रिस्तरीय न्यायालय के होने के साथ साथ वह स्थानीय स्तर पर जो जिला होता है वहाँ पर उपस्थित होते हैं जिलों को, जिसको कि हम जिला न्यायालय कहते हैं। उसके पश्चात जिला न्यायालयों से जाने वाली अपीलें जिस न्यायालय में जाती हैं वह राज्य स्तरीय न्यायालय होती है, जिनको कि हम उच्च न्यायालय कहते हैं। और उच्च न्यायालयों से फिर जाने वाली अपीलें अंततः उच्चतम न्यायालय में जाती हैं, जिसको हम राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, नेशनल कोर्ट्स कहते हैं, नेशनल जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। तो ये त्रिस्तरीय न्यायालय हो गए, जो कि जिला स्तर पर हो गई और उसके पश्चात फिर प्रांत स्तर पर हो गई और फिर वह केंद्र स्तर पर हो गई। इसके और सूक्ष्म वर्गीकरण में जाएं तो फिर जो कार्य क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में यदि वर्गीकरण करें तो हम पाते हैं कि न्यायालय जो अपने विभिन्न प्रकार के मामलों को देखती हैं उनमें सर्वप्रथम एक दीवानी न्यायालय आता है, फिर एक आता है आपराधिक न्यायालय आता है, फिर और इसके अतिरिक्त एक तीसरा आता है राजस्व न्यायालय। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राजस्व न्यायालय के संदर्भ में। तो राजस्व न्यायालय वे न्यायालय हैं जो कृषि योग्य भूमि से संबंधित विवादों के संबंध में विवादों का निपटारा करते हैं। तो ये तालुका स्तर पर हो सकती हैं, यह तहसील स्तर पर हो सकती हैं, यह उपमंडल स्तर पर हो सकती हैं, यह जिला स्तर पर हो सकती हैं, मंडलीय स्तर पर हो सकती हैं और प्रांतीय स्तर पर हो सकती हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अब यदि हम कार्य क्षेत्र और कार्य के प्रकृति के हिसाब से न्यायालयों का वर्गीकरण करें तो न्यायालय तीन प्रकार के हो जाएंगे: दीवानी न्यायालय, आपराधिक न्यायालय और राजस्व न्यायालय। अब सर्वप्रथम हम दो न्यायालयों की बात करेंगे, जिसमें हम लेंगे दीवानी न्यायालय और आपराधिक न्यायालय, और राजस्व न्यायालय की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो दीवानी न्यायालय में जो होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी पेटी सिविल केसेस होते हैं वह जाते हैं सर्वप्रथम आधारभूत क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में, जिसको कि हम लोग पेटी सिविल केसेस कहते हैं, और जाते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट जूनियर डिवीज़न के कार्यालय में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, जिसको हम लोग मुंशी मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। फिर वहाँ से वे मामले जब निर्धारित हो जाते हैं तो फिर जो पीड़ित पक्षकार होता है, जिसे ये लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिला, वह ऊपर के न्यायालय में जो कि एडीजे के न्यायालय होती है वह वहाँ जाता है। और फिर वहाँ से भी वह संतुष्ट नहीं होता तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है, जो कि जिला न्यायाधीश होता है। अब यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि जिला न्यायाधीश जो होता है वो दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले देखता है, परंतु जब पेटी क्रिमिनल केसेस नीचे से जा कर के फिर एडीजे के यहाँ जाते हैं और एडीजे के यहाँ से फिर वो अपील होकर डीजे के यहाँ जाते हैं, तो जो क्रिमिनल केसेस डीजे के यहाँ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाते हैं, वो उस समय कहलाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। तो वही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिविल केस देता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा। और जब वह डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो क्रिमिनल केसेस देखेगा तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो जाएगा। तो ये अंतर है, लेकिन होता है न्यायालय एक ही होता है, क्षेत्राधिकार दो प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों जगहों से जो पीड़ित पक्षकार होता है या असंतुष्ट पक्षकार होता है वो अपील में कहाँ जाएगा। तो दीवानी न्यायालयों के मामलों में या दीवानी मामलों के न्यायालयों में मुंशी मजिस्ट्रेट, एडीजे, डिस्ट्रिक्ट जज, और फिर आपराधिक मामलों में उसी प्रकार एडीजे,
डिस्ट्रिक्ट जज, यहाँ तक हो गया। अब जो जिला स्तरीय न्यायालय है वहाँ से दिए गए निर्णयों की अपीलें होती हैं आपके उच्च न्यायालय में। हाई कोर्ट में इसको फर्स्ट अपील कहते हैं। तो आप जाएंगे उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं प्रांतों में एक प्रांत में दो हो सकते हैं या बहुधा एक ही होते हैं, तब उनके समक्ष वह अपीलें जाती हैं। अब यहाँ पर यह निश्चित कर दिया जाए, यह स्पष्ट कर दिया जाए कि उच्च न्यायालय में कितने प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय को 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं, और वो पहला क्षेत्राधिकार होता है मूलभूत क्षेत्राधिकार, दूसरा होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, और तीसरा होता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तो मूलभूत क्षेत्राधिकार जिसको कहते हैं हम लोग, वह आता है जब किसी भी व्यक्ति के संविधान सम्मत मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन की दशा में कोई व्यक्ति अपने को पीड़ित पाता है, तो वह उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सीधे जा कर के याचिकाओं के माध्यम से अपने को पीड़ित किए जाने वाले कार्य के विरुद्ध याचना करता है और अंतोष प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसे हम लोग कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार, यानी रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट। अब यहाँ पर यह बात आएगी कि मूल क्षेत्राधिकार तो हाई कोर्ट को प्राप्त हो गया 226 में, तो क्या 226 अनुच्छेद के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार है, उसमें किन किन प्रकार के अधिकारों के लिए याचिका की मांग की जा सकती है या याचिका के माध्यम से हम अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की याचिकाएं प्रदान की जाती हैं, जिसको कि हम कहते हैं हैबियस कार्पस, मैंडामस, सर्पोस सर्चियोरारी, को वारंटो एंड प्रोहिबिशन। ये 5 तरह की याचिकाएं होती हैं जो कि वहाँ पर दाखिल की जाती हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है 226 में मूलभूत अधिकार जो 32 संविधान के भाग 3 में कहे गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं EFER EPC, यानी कि इक्वलिटी का राइट, फ्रीडम का राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो आर्टिकल 32 से 35 के अंतर्गत में वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन 32 से पहले के जितने भी राइट हैं उसके लिए हम जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत। अब बात आ गई कि क्या 226 में मात्र मूलभूत अधिकारों जो कि भाग 3 में वर्णित हैं उन्हीं के उल्लंघन के लिए अनुतोष प्राप्त किया जाएगा? नहीं, 226 का अधिकार क्षेत्र विस्तृत है। वहाँ किसी भी अन्य विधिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए, न्यूनीकरण के लिए, हस्तक्षेप के लिए जो कि विधि सम्मत ना हो, आप अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। तो 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में याचिका लगाते समय आपको पहली बात ये सिद्ध करनी है कि आपके भाग 3 संविधान के भाग 3 में प्रदत्त किसी अधिकार का उल्लंघन, न्यूनीकरण अथवा अनुचित हस्तक्षेप उसमें हुआ है, नंबर 1, अथवा विधि सम्मत किसी अधिकार का उल्लंघन, हस्तक्षेप या न्यूनीकरण हुआ है जिसके लिए कोई विधि सम्मत स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। तो आप हैबियस कॉर्पस, जिसको कि हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, जिसमें कि किसी व्यक्ति के शरीर और स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित किया गया हो, उसके लिए हैबियस कॉर्पस सीक कर सकते हैं। आप एक परमादेश ले सकते हैं जिसमें कि उच्च न्यायालय निम्न अपने से निम्न स्तरीय माने अपने से सबऑर्डिनेट न्यायालय को एक आदेश जारी करेगा कि आप किस तरह से आपने अपने दायित्वों का जो है निर्वाह नहीं किया है, आप उसका निर्वाह करिए। आप प्रोविशन भी की भी मांग कर सकते हैं, निषेधाज्ञा की मांग कर सकते हैं, जिसमें कि जो सीनियर कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट है, वो इन्फीरियर कोर्ट को आदेश प्रदान करेगा कि आपके द्वारा दिए गए आदेश को हम जो प्रभावविहीन करते हैं और आप वह कार्य जो आपको करना चाहिए वह आपने नहीं किया है, अतः आप उसे विधि सम्मति से पुनः संपादित करें। तो ये हो जाता है आपका प्रोविशन। फिर हो जाती है सर्चियोरारी या उत्प्रेषण। इसमें भी सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को कहता है कि आप, या किसी ट्रिब्यूनल को कहता है कि आप अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आप हमको भेजिए, जिससे मैं यह सुनिश्चित कर सकूं, यानी जो हायर कोर्ट है वह सुनिश्चित कर सके कि आप द्वारा प्रदत्त न्याय वह उचित है अथवा नहीं है। और इसके अतिरिक्त एक और होती है को वारंटो, यानी किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति आरूढ़ है या नियुक्त है तो उससे ये पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार के अधीन इस पद को धारण करते हैं, और उसका वो स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को संशय हो कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है और उसकी अर्हता नहीं है,
उसका नियुक्ति उचित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह को वारंट को पूछ के रिट के माध्यम से उसकी जो है नियुक्ति के संदर्भ में प्रश्न को का उत्तर पाने के लिए याचिका लगा सकता है। तो मैंने अब ये 5 जितने भी रिट्स हैं उसके बारे में संक्षेप में वर्णन कर दिया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में वर्णन कर दिया, जिनके लिए हम आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब ये बात हो गई कि हाई कोर्ट में आप जाएंगे मूलभूत क्षेत्राधिकार के अंतर। इसी प्रकार से हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में भी उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए भी जिन पांचों रिट्स का मैंने वर्णन किया है उसके माध्यम से आप अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये बात हो गई कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में हम मूलभूत अधिकारों के लिए अनुतोष पाने के लिए अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जाते हैं तो हमको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए अनुतोष प्राप्त हो जाता है। 226 में यह है कि वहाँ पर किसी अन्य विधिक अधिकार के उल्लंघन के लिए भी अनुतोष प्राप्त होता है। तो ये हो गई कि 226 में अधिकार विस्तृत है, 32 में तो संकुचित है। अब रह गई बात दूसरी प्रकार के क्षेत्राधिकार की, जिसको हम लोग कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में हाई कोर्ट में भी निचली अदालतों जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं वहाँ से दीवानी और आपराधिक मामलों में हुए निर्णयों के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अपने को असंतुष्ट पाते हुए अपील में जा सकता है। इसी प्रकार हाई कोर्ट का तीसरा अधिकार होता है वो है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तो हाई कोर्ट को यह अधिकार होता है कि यदि उससे गवर्नर माने उस राज्य विशेष का जो कि गवर्नर है या राज्य विशेष स्वयं किसी कानूनी प्रश्न पर कोई राय मांगता है तो हाई कोर्ट गवर्नर को या उस राज्य विशेष को उस बिंदु पर प्रश्न बिंदु पर जो कि किसी कानून या किसी समस्या के विधिक समस्या के संदर्भ में होता है उस पर अपनी राय देता है। और उस राय को मानने के लिए न तो गवर्नर ही आबद्ध होता है न ही राज्य ही आबद्ध होता है, क्योंकि वो क्यों मांगी गई सलाह है और सलाह का अनुपालन करना या उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना यह गवर्नर अथवा राज्य के विवेकाधीन होता है, उस पर बाध्यकारी नहीं होता। अब हम आ जाते हैं उच्चतम न्यायालय पर। उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 में मैंने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए रिट्स जो मैंने 5 बताई, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेशोररी, को वारंट और प्रोविजन, इसके अंतर्गत हम अनुतोष प्राप्त करते हैं। और फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार में हाई कोर्ट के दिए गए निर्णयों के माध्यम से हम यदि असंतुष्ट होते हैं तो हम वहाँ पर इस SLP स्पेशल लीव एप्लीकेशन लेकर के रिट पिटीशन में जा सकते हैं, रिट पिटीशन 32 में जा सकते हैं। और अपीलीय क्षेत्राधिकार में आप अपील में जाते हैं हाई कोर्ट के दिए गए निर्णयों के विरुद्ध, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया। अब तीसरा आता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तो उच्चतम न्यायालय को भी परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, वह देता है राष्ट्रपति को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जैसे अभी श्रीमती महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रश्न पूछे गए थे, तो उसी तरह से परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनका अनुपालन करना या उसे स्वीकार करना या किसी सीमा तक स्वीकार करना या अस्वीकार करना, इसका विवेकाधिकार राष्ट्रपति अथवा केंद्र सरकार को होता है। इसे दिए गए परामर्श बाध्यकारी नहीं होते हैं। ये बात मैंने जैसे आपके हाई कोर्ट के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के बारे में कही, वैसे ही यह केंद्र के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में भी लागू होती हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, जहाँ पीछे छोड़ आए थे हम लोग, कि राजस्व जो न्यायालय हैं, जो राजस्व संबंधी क्षेत्राधिकार है, उसके बारे में चर्चा कर लें, फिर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाएंगे। तो राजस्व के संदर्भ में जो मामले होते हैं जो कृषि संबंधी होते हैं या कृषि में जो आपके जो राजस्व अदायगी के संबंधी मामले होते हैं, उसके संबंध में जो विभिन्न न्यायालय हैं वह तालुका स्तर पर होते हैं, वह आपके तहसील स्तर पर होते हैं, वह जिला स्तर पर होते हैं, वो कमिश्नरी स्तर पर होते हैं, वो और कमिश्नरी स्तर के बाद फिर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के स्तर पर होते हैं। तो इसके संदर्भ में जो इसकी उच्च पदस्थता है, हायरार्की है, उसके संबंध में थोड़ा वर्णन कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजस्व न्यायालय में आता है नीचे तहसीलदार का कार्यालय और तहसीलदार का न्यायालय होता है। फिर उसमें कभी कभी लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो ग्रामीण स्तर पर राजस्व विधियों के अंतर्गत में होती हैं, वहाँ से भी मामले आते हैं। फिर आते हैं असिस्टेंट कलेक्टर या SDO जिसको हम लोग कहते हैं, क्लास 1 और क्लास 2, उसके समक्ष मामले राजस्व के आते हैं।
फिर वहाँ से अपीलें कलेक्टर के कोर्ट में जाती हैं जो जिला स्तरीय होते हैं, और जिसको हम लोग डीएम्स कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स कोर्ट कहते हैं। फिर ये जिला स्तर पर सर्वोच्च मूल क्षेत्राधिकार वाली न्यायालय मानी जाती है राजस्व मामलों में। अब कलेक्टर के यहाँ से जो अपीलें जाती हैं वो जाती हैं कमिश्नर के लिए, क्योंकि प्रत्येक कमिश्नरी में कई ज़िले होते हैं, तो ये कमिश्नर के कोर्ट में जाते हैं, जिसको हम लोग डिवीज़न लेवल के न्यायालय कहते हैं। और सामान्यतः 4 या 5 जिलों को मिला करके एक कमिश्नरी बन जाती है और कमिश्नर्स कोर्ट होती है। वहाँ पर भी ये कलेक्टर्स के यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ से निस्तारित किए गए मामलों की अपीलें उनके पास जाती हैं। फिर उसके बाद जो कमिश्नर के यहाँ से अपीलें आती हैं वो जाती हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, जो कि प्रांतीय स्तर पर होता है। तो प्रांतीय स्तर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, फिर वहाँ अपीलें जाती हैं। वहाँ अपीलों का निस्तारण होने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति पुनः अपने को असंतुष्ट पाता है तो वह अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाता है, और लैंड रेवेन्यू अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाता है। फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से आती हैं अपीलें, उन अपीलों की भी अपील हाई कोर्ट में हो सकती है, लेकिन तभी ऐसी अपीलें मान्य होती हैं जबकि उस पर कोई सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, तभी अपीलें हाई कोर्ट में जाती हैं। अन्यथा अपीलेट ट्रिब्यूनल ही सामान्यतः उच्च पदस्थता में अंतिम न्यायालय होता है जिनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। हाँ, यदि अपीलेट ट्रिब्यूनल में दिए गए किसी निर्णय में किसी विधि का प्रश्न समाहित होता है और उस पर कोई स्पष्टीकरण चाहिए होता है या उस पर कोई निर्णय चाहिए होता है, तभी उस आधार पर हाई कोर्ट में आप अपील में जा सकते हैं। उसके पश्चात पुनः अपील में हाई कोर्ट में आप आगे वहाँ संतुष्ट हैं तो फिर वहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये रह गई बात हमारी रेवेन्यू कोर्ट की उच्च पदस्थता की। तो ये शुरू होती है तहसीलदार, LMC, असिस्टेंट कलेक्टर, कलेक्टर्स कोर्ट, कमिश्नर कोर्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। And when there is any substantive question of law involved in therein, then it goes to the High Court and thereafter Supreme Court. तो ये आपकी हायरार्की हो गई रेवेन्यू कोर्ट की। अब यहाँ पर एक बात और दिमाग में आती है जिसका स्पष्टीकरण जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारतवर्ष में संविधान जब लागू हो गया 26 जनवरी 1950 का, तो उसके पश्चात हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर ली। और हाई कोर्ट की स्थापना जब हो जाती है और वह हम करते हैं 124 से 147 अनुच्छेद में, और उच्चतम न्यायालय हम करते हैं आपका क्या कहते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग कर देते हैं उच्चतम न्यायालय को 124 से 147 के अंतर्गत कर लेते हैं। और उच्च न्यायालय भी हम भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत 214 और 231 के अंतर्गत स्थापित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पाते हैं कि 3 प्रकार के हम लोगों ने क्षेत्राधिकार दोनों न्यायालयों को दे दिए। लेकिन क्या 26 जनवरी 1950 संविधान के लागू होने, भारत के गणतंत्र बनने से पूर्व भी इसी प्रकार की न्यायालयीन व्यवस्था भारतवर्ष में थी क्या? तो इसकी पड़ताल करने पर हमको पता लगता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब बना और भारतवर्ष में लागू हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और यह सुप्रीम कोर्ट हमारे भारतवर्ष के सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं था, वह एक तरह से जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंसी टाउन हाई कोर्ट टाइप का कोर्ट था, जो कि 1773 में सबसे पहले कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ। और उसे जो रिट्स हमने कही हैं उन्हें रिट इशू करने का अधिकार दिया गया, और ये किंग्स कोर्ट जो इंग्लैंड में था उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार के अधीन ऐसे अधिकार से वह संपन्न हुआ। कौन संपन्न हुआ? सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। बाद में जो शेष 2 प्रेसिडेंसी टाउन हुए आपका बॉम्बे और मद्रास, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो एक्ट ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता है। पश्चातवर्ती स्थिति में प्रेसिडेंसी टाउन बॉम्बे और मद्रास में भी सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता है, और ये तीनों सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन से संपन्न होते हैं। और ये 5 प्रकार के रिट्स जिनका मैंने वर्णन पीछे किया, हैबियस कॉर्पस, सर्टिओरारी, को वारंटो, मैंडामस और प्रोविशन, ये इशू किया करते थे। और इन्हें जो अधिकार मिला था वो किंग्स कोर्ट के माध्यम से मिला था। और ये आज के संदर्भ में हाई कोर्ट्स की तरह ही कोर्ट थे, परंतु इन्हें प्रेसिडेंसी सुप्रीम कोर्ट्स
कहा जाता था। अब जो मैंने आपसे वर्णन किया कि अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत भारतवर्ष में उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 214 से 231 के अंतर्गत भारतवर्ष में उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है और वह कार्य करना शुरू कर देते हैं। भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त मूलभूत अधिकारों के लिए अनुच्छेद 32 से में हमने उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया, जहाँ के हमने अनुच्छेद 14 से लेकर के और 31 तक के अधिकारों की स्थापना के लिए अनुच्छेद 32 से लेकर 35 में प्रावधान प्रदान किए। उसी प्रकार अनुच्छेद 226 में हमने मूलभूत अधिकार और इसके साथ साथ विधिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट्स की व्यवस्था की। अब यहाँ पर एक बात और दिमाग में आती है कि जब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही रिट्स की व्यवस्था है, तो क्या किसी भी व्यक्ति को यह कहा जा सकता है कि वह सर्वप्रथम अपने आवेदन को लेकर के कहाँ जाए? तो इस संदर्भ में ये बात आती है कि न तो अनुच्छेद 226 में और न ही अनुच्छेद 32 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि सर्वप्रथम आपको स्थानीय स्तर पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनुतोष की प्राप्ति करनी होगी। उसके पश्चात ही आप 226 की अनदेखी करके या 226 में प्रदत्त आदेशों के अपील स्वरूप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नहीं, 226 अनुच्छेद और 32 अनुच्छेद दोनों ही मूल न्यायालयों का, माने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के मूल क्षेत्राधिकार की श्रेणी में आते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति जो अपने को यह पीड़ित पाता है कि उसके किसी भी अधिकार जिसका वर्णन मूलभूत अधिकार के रूप में अनुच्छेद 14 से 31 के अंतर्गत वर्णित अधिकार के रूप में संविधान के भाग 3 में किया गया है, उसका उल्लंघन, न्यूनीकरण अथवा हस्तक्षेप अनुचित रूप से किया गया है, तो वह चाहे तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अथवा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जहां वह ठीक समझे जा करके याचना लगा सकता है और पांचों याचिकाओं में से किसी एक याचिका के अंतर्गत अपने लिए अनुतोष की मांग कर सकता है, यह बताया गया। परंतु एक सर्वमान्य सिद्धांत भारतीय न्याय व्यवस्था में लागू होता है जिसको हम कहते हैं एग्जॉशन ऑफ रेमेडी का सिद्धांत, यानी कि किसी भी व्यक्ति को यदि अपने किसी भी अधिकार के हस्तक्षेप जो कि अनुचित है, उल्लंघन जो कि अनुचित है, न्यूनीकरण जो कि अनुचित है अथवा किसी भी स्पष्टीकरण विहीन रीत से किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह चाहे तो 226 में जाए या चाहे वह अनुच्छेद 32 में जाए, बशर्ते कि वह मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में आता हो। तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्थानीय स्तर पर उसके लिए किसी प्रशासनिक अधिकारी और न्यायालयीन व्यवस्था के अंतर्गत अनुतोष प्राप्त करने का प्रयास करे। तो इसको हम लोग कहते हैं एग्जॉशन ऑफ रेमेडी, माने जो सर्वसुलभ या यथासंभव उपलब्ध उपचार विद्यमान है, सर्वप्रथम उसका उपयोग किया जाना चाहिए। उसके पश्चात भी यदि उस व्यक्ति को अनुतोष प्राप्त नहीं होता, राहत प्राप्त नहीं होता, तभी उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य उपलब्ध उपचारों की ओर रुख करे। तो इस सिद्धांत को यदि हम माने या मानक के रूप में देखें, जिससे कि उच्चतम न्यायालय ने बार बार अनुरोध किया है या दिशा निर्देशित किया है कि सर्वप्रथम स्थानीय स्तर पर किसी भी पीड़ित व्यक्ति को उपचार प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिसे कि एग्जॉशन ऑफ रेमेडी का सिद्धांत कहते हैं, तभी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उसके द्वारा लाई गई याचिका को स्वीकार करेगा। तो कहने का अर्थ हो गया, यदि उस व्यक्ति को हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पांचों रिटों में से किसी एक रिट के माध्यम से अनुतोष प्राप्त है, तो उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सीधे तौर पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, भले ही वह उसे वहाँ पर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, वह उच्चतम न्यायालय न जाए, वह उच्च न्यायालय से ही अपने अधिकार की रक्षा के लिए याचना करे। ऐसा करने का सर्वप्रथम लाभ यह होगा कि उच्चतम न्यायालय पर अनायास का दबाव या कार्यभार नहीं पड़ेगा। नंबर 2, स्थानीय स्तर पर उपचार उपलब्ध होने के कारण उसको प्रदान की जाने वाली जो न्यायिक व्यवस्था है या जो उसे न्यायिक सहायता है, वह सरल, सुलभ और सच्चे और कम मूल्यों में उपलब्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति
उच्च न्यायालय में प्राप्त अनुतोष को अनदेखा करके सीधे उच्चतम न्यायालय में जाता है, तो उच्चतम न्यायालय सर्वप्रथम उससे यह अनुरोध करता है कि आप स्थानीय स्तर पर जाएं और वहां से अनुतोष प्राप्त करने का प्रयास करें। यदि आप वहां से असंतुष्ट रहते हैं तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में आपको हमारे पास आने का, यानी उच्चतम न्यायालय आने का अधिकार तो प्राप्त है ही, तो आप सर्वप्रथम स्थानीय स्तर पर इस अनुतोष का एक तलाश कर लें और उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। यदि आप वहां से असंतुष्ट होते हैं तब हमारे द्वार, माने उच्चतम न्यायालय के द्वार आपके लिए खुले हैं। तो ऐसी स्थिति में बारंबार उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा जाता है कि आप सीधे अनुच्छेद 32 का लाभ न लें या प्रयोग न करें। आप 226 के अंतर्गत मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आप पहले 226 का प्रयोग करें, वहाँ से असंतुष्ट होने पर तब आप 226 का प्रयोग के अनुरूप असंतुष्टि होने पर 32 के अंतर्गत, या 32 के अंतर्गत तो आप आएंगे नहीं, 226 में दिए गए आदेश को आप फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट में आएँ, या यदि स्थिति ऐसी है कि अत्यंत आवश्यकता है, त्वरित हस्तक्षेप की ज़रूरत है, तभी आप अनुच्छेद 32 में आएँ, अन्यथा अनुच्छेद 32 में ना आएँ। तो ये रह गई एग्जॉशन ऑफ रेमेडी के सिद्धांत की बात। तो अब अगली बात आती है कि हम किस प्रकार से इस याचिका का जो उपचार है, जो कि अनुच्छेद 226 और 32 में प्रदान किया गया है, उसके दुरुपयोग को रोकेंगे। यह तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जॉशन ऑफ रेमेडी के सिद्धांत के आधार पर उच्चतम न्यायालय हतोत्साहित करता है कि आप सीधे उच्चतम न्यायालय ना आएँ अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, आप 226 में जाएं। तो अब बात हो गई। अब एक चीज़ और भी जो बहुत अच्छी देखने को मिली है, बड़ी प्रोत्साहित करने वाली है, कि उच्चतम न्यायालय में कुछ वरिष्ठ अधिवक्तागण जिनकी की ख्याति है, वे अपनी उस ख्याति और सीनियर एडवोकेट होने के नाते न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश करते थे, और न्यायालय में जो एक परंपरागत क्रम है, उस क्रम से अपवाद स्वरूप अपने मामलों को मेंशन करके सीधे सीधे वो सोचते हैं कि हम अपने मामलों को अलग से सुनवाई करा लें और वरीयता क्रम में अपने पक्ष में न्यायालय से सहायता प्राप्त करने की कोशिश करें। परंतु भारतवर्ष में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब होता है वह पीठ गठित करेगा, उस पीठ में कौन कौन से व्यक्ति होंगे यह वह सुनिश्चित करता है। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार से रजिस्ट्री होगी, किस प्रकार से केसों की सूचीबद्धता की जाएगी, यह सब निश्चित करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय का होता है और मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का होता है, उसके पास होता है। तो हमारे भारतवर्ष के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, जस्टिस सूर्यकांत महोदय जी, उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की और उन्होंने इस बात का विनिश्चय किया कि 1 दिसंबर 2025 से अब सीनियर एडवोकेट किसी भी केस को मेंशन नहीं करेंगे, ताकि उनको वरीयता में सुनवाई का मौका दिया जा सके। उन्होंने ये कहा कि सभी मामले जो कि न्यायालय के समक्ष लाए जाने हैं वह रजिस्ट्री के माध्यम से लाए जाएंगे और वहाँ से ही वह इनलिस्ट होकर के, सूचीबद्ध होकर के न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लाए जाएंगे। हाँ, उन्होंने अपवाद स्वरूप ये कहा कि बेल, एंटिसिपेटरी बेल यानी कि जमानत और अग्रिम जमानत तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संबंधी मामले स्वतः 2 दिनों के अंतर्गत सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष ला दिए जाएंगे। यानी कि आप फ्राइडे को यदि शाम को इनलिस्ट करा देते हैं तो सैटरडे संडे छोड़ करके मंडे की मॉर्निंग में उनकी सुनवाई अपने आप हो जाएगी। किसी को भी विशेष आग्रह या मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो स्थगन, एडजॉर्नमेंट की जो एक प्रक्रिया है कि किसी भी कारण से कोई भी व्यक्ति सूचीबद्ध मामले में स्थगन ले लेता है, तो उनका स्थगन अब सामान्य परिस्थितियों में नहीं प्रदान किया जाएगा। स्थगन प्रदान किया जाएगा केवल मृत्यु के संदर्भ में, स्वास्थ्य कारणों से या किसी गंभीर अपरिहार्य कारण जिनके कारण कि अधिवक्ता प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं, उसी स्थिति में स्थगन प्रदान किया जाएगा। परंतु ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी का भी मत लिया जाएगा। हाँ, उन्होंने यह कहा कि ऐसे मामले जो मृत्युदंड से संबंधित हैं, कब्जा खाली कराने से संबंधित हैं, ध्वस्तीकरण से संबंधित हैं, ऐसी मामलों को या बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित हैं, तो ऐसे मामलों को बिना सूची के त्वरित गति से सुनवाई के लिए
हम ले सकेंगे। परंतु इसके लिए भी उन्होंने ये कह दिया कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही पालन करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अब यह आशा की जा सकती है कि उच्च न्यायालय द्वारा 2-3 चीज़ों पर विशेष आग्रह किया गया है। नंबर 1 कि सर्वप्रथम स्थानीय स्तर पर अनुतोष प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। जो मामले 226 के अंतर्गत आ रही हैं और संविधान के भाग 3 से संबंधित हैं, उसमें 226 में अनुतोष प्राप्त करने का प्रथमतः प्रयास किया जाए। सीधे 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आने की जो है चेष्टा न की जाए, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा मेंशनिंग नहीं होगी, नंबर 2। तीसरा उन्होंने कहा अति आवश्यक मामले स्वतः 2 दिनों के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। तो इस स्थिति में जो पूरी आज की प्रक्रिया है या जो न्यायालय उच्चतम न्यायालय की जो कार्यप्रणाली है उसको ध्यान में रखते हुए या उस पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि भारतवर्ष में जितने भी प्रकार के माने 3 प्रकार के जो क्षेत्राधिकार हैं, माने कि दीवानी और आपराधिक और राजस्व, इनमें जब हम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जाते हैं तो वहाँ पर हमें किस प्रकार से न्याय प्राप्त होता है। दूसरा, जो मूलभूत अधिकारों संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले में उसमें किस प्रकार से हम रिट ज्यूरिसडिक्शन के माध्यम से, जो कि रिट्स 5 प्रकार की हो गई, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चियोरारी, को वारंट और प्रोविशन, उसके अंतर्गत किस प्रकार से हम अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। और उसके पश्चात न्यायालय किस प्रकार से इन याचनाओं में अपने स्तर पर न्याय प्रदान करने के लिए प्रक्रियात्मक व्यवस्था का स्थापना करते हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं के आधार पर या इस सूचना के आधार पर हम यह आज कह सकते हैं कि हमें यह दिग्दर्शन हो गया कि भारत में किस प्रकार से न्याय व्यवस्था कार्य करती है, कितने प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं और कितनी प्रकार की याचिकाएं हैं और किस प्रकार से न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय में न्याय को सर्वसुलभ कराने के लिए एक नवीन रीति निर्धारित की है, जिसके अंतर्गत कोई भी जन सामान्य भी स्वतः अपने लिए न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकता है। उससे किसी सीनियर एडवोकेट या महंगे एडवोकेट के माध्यम से मेंशन करा करके और जो परंपरागत क्रम है उसमें वरीयता प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए न्याय प्राप्त करने के लिए व्यवस्था उपलब्ध है, जो कि पारदर्शी रीत से लागू की जाएगी, ऐसी हम लोग अवश्य अपेक्षा कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा भी और फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। और आपसे अनुरोध है कि आप अपनी प्रतिक्रिया से भी मुझे अवगत कराइएगा, ताकि भविष्य में दिए जा रहे कंटेंट की गुणवत्ता को बरकरार रखा जाए। आप पिछले हमारे कंटेंट्स को सराहते रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद। और भविष्य में पुनः मैं विधिक और सामाजिक संबंधी विषयों पर आपसे चर्चा करता रहूँगा। नमस्कार।